Hello student, today we are going to learn about hyperconjugation. Hyperconjugation is an important concept to explain the stability of organic compounds. So it is a little bit difficult also, but when we will understand it with the help of example, it will become easy. So let us start with hyperconjugation. Hyperconjugation definition I have written. I am going to just read this definition. It involves delocalization, means movement of sigma electrons of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with an empty p orbital. इसका मतलब है कि इन दिस हाइपर कॉन्जुगेशन देर इज़ अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट कौन से इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज होने वाला, ये इंपॉर्टेंट बात है. जनरली सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज या ब्रेक नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. बट यहाँ पे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड वो मूव करने वाला है, इसीलिए हाइपर है, हाइपर कॉन्जुगेशन है. और ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है किसी अल्काइल ग्रुप का, सिग्मा सी एच बॉन्ड किसी अल्काइल ग्रुप का, वो किसी ऐसे सिस्टम से अटैच होना चाहिए जिसमें अनसैचुरेशन हो या जिसमें कोई खाली पी ऑर्बिटल हो, एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो. चलो, तो ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया. सो हाइपर कॉन्जुगेशन अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए, कौन सी? अल्फ़ा हाइड्रोजन. What is alpha hydrogen? So what is alpha hydrogen? You have CH3, you have CH2, and you have OH. So this OH is what? A functional group, FG, functional group. So कोई भी आपके पास functional group हो, उससे जो first carbon attach होगा, that is known as alpha carbon. And the hydrogen which is attached to alpha carbon is known as alpha hydrogen. Hydrogen which is attached to what? Alpha carbon is known as alpha hydrogen. So I think now it is clear, you guys are clear with alpha hydrogen and alpha carbon. Okay, next क्या कि अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि जब आपके पास कोई अल्फा ये सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर आपके पास कोई सिग्मा बॉन्ड होगा और वो किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच होगा, अनसैचुरेटेड, तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है. वो सिग्मा बॉन्ड किसका है? अल्फ़ा का. और वो जो सिग्मा बॉन्ड का आपका हाइड्रोजन CH बॉन्ड है, वो कैसे सिस्टम से अटैच है? एक अनसैचुरेटेड सिस्टम. ये आपका है अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये सिस्टम से वो अटैच है. तो इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा? इसकी वजह से ये फ़र्क पड़ेगा कि आप इसको ऐसे लिख लो, CH एंड क्या CH, और फिर यहाँ पे लिख दिया आपने CH2, सॉरी, यहाँ पे लिख दिया आपने CH डबल बॉन्ड CH2. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अनसैचुरेशन, दिस इज अनसैचुरेशन. ये जो आपको CH बॉन्ड दिख रहा है, ये CH बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? डीलोकलाइज होगा, मूव करेगा. और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन. जनरली क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, वो मूव नहीं करता. बट यहाँ पे देखो, आपका जो CH बॉन्ड है वो मूव कर रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस unsaturated system. So this type of concept is known as hyperconjugation. ये भी एक theoretical concept, एक hypothetical concept है to explain the stability of organic compound. कुछ कंपाउंड को आपने इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे. जहाँ पे वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन लेके आए, हम रेजोनेंस लेके आए. सो दीज आर द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Okay, so now I think you guys are clear with a little bit with hyperconjugation. For hyperconjugation there must be alpha carbon, with alpha carbon there must be what? Alpha hydrogen. So पहला कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. अल्फा हाइड्रोजन के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन क्या होता है वो आपने पीछे सीख लिया क्या होता है कॉन्सेप्ट. फिर अगर आपके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, एंड दैट अल्फा हाइड्रोजन of alpha carbon is bonded to what? Unsaturation.
an unsaturated system, then there is a possibility of movement of delocalization of what? Sigma electrons or sigma bond, which is known as hyperconjugation, which is known as hyperconjugation. तो अभी मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. मैं डेफिनेशन एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको. इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड. कोई CH बॉन्ड है, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है. किसी अल्काइल ग्रुप में CH बॉन्ड है, उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है. वो डायरेक्टली किससे अटैच है? किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से और किसी MTP ऑर्बिटल से. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन. समझा? तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है बेटा? वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डीलोकलाइज कराता है. इस कॉन्सेप्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डीलोकलाइजेशन. सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक. एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर आपके पास ये सिस्टम है, देखो बेटा CH, यहाँ पे भी आपने लिख दिया CH और यहाँ पे भी CH. फिर देखो आप जरा CH डबल बॉन्ड क्या? CH2. तो अभी ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो उसकी वजह से तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर लेता है यहाँ पे. क्यों मूव करता है? क्योंकि मूवमेंट की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. हो सकता है इसकी स्टेबिलिटी 1 हो, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ तो साइंटिस्टों ने देखा यार ये तो ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है इस कंडीशन में. तो फिर उसको एक्सप्लेन करना था, तो ये कॉन्सेप्ट लेके आए. तो अगर ये मूव करेगा बेटा तो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, और अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो फिर आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? फिर से देखो, आप डबल हेडेड एरोज की यूज़ कर रहे हो क्योंकि ये सब रेजोनेंस फॉर्म, ये सब भी रेजोनेंस फॉर्म है. बट किस में रेजोनेंस है? ये रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इधर भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये भी ये भी क्या है? रेजोनेंस. बट इसमें बॉन्ड नहीं है. तो देखो जरा इसको देखो जरा. अब मैं फिर से करता हूँ HC. अब ये वाला जो हाइड्रोजन उस पर क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या? H. फिर देखो जरा CH, फिर क्या? CH2 विथ नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे क्या आ गया था? डबल बॉन्ड. अब देखो जरा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ध्यान देना थोड़ा. तो ये H प्लस. अब इसमें यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे कोई बॉन्ड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, बट रेजोनेंस हो रहा है. सो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं. मतलब जहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होगा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड का, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस. बट यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड देखो बचता नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन. नाम से क्लियर है, हाइपर होके कॉन्जुगेट कर रहा है भाई. ऐसा नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है. ठीक है. अब देखो आपने ये वाला प्रोसेस जो अभी अप्लाई किया आपने इस हाइड्रोजन के साथ किया, तो आप इसके साथ भी वही अप्लाई कर सकते हो और इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हो. तो बेटा कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? अल्फा हाइड्रोजन. एक अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा. तो आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है. 3 अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है. अगर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो आप उनसे कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हो? 4. कितने बना सकते हो? 4. चलो उसको समझते हैं फिर से. इफ यू हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन, देन hyper conjugated structure कितने होंगे बेटा? कितने होंगे? 3 अल्फा H प्लस 1. 3 अल्फा H प्लस 1 ये फार्मूला हो. अगर आपके पास कंपाउंड है उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो उसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे? 4. और जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे? स्टेबिलिटी. उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा? स्टेबिलिटी. सो ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. शॉर्टकट में मैंने HS लिखा है. H फॉर हाइपर कॉन्जुगेटेड, S फॉर स्ट्रक्चर. ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, ग्रेटर द स्टेबिलिटी. ठीक है. ओके. मैंने क्या लिखा? ग्रेटर, फिर से लिख दूं एक बार आपके लिए. ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर,
greater will be the stability. मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड. ओके, अब ये तो ऐसा, ये तो बातें हो गई. अब अगर बातें हैं तो इसको तो एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना पड़ेगा. चलो एग्जाम्पल अप्लाई कर लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे. CH3 CH3 CH2. अब ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको मैं सेकंड कर लेता हूँ. अब बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा. तो ज़्यादा स्टेबल करने के लिए अब मुझे ज़्यादा, अब स्ट्रक्चर बार बार थोड़ी मैं ड्रॉ करूँगा. एक बार मुझे क्लियर होगा कि भाई नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है. हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन है भाई, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए और वो किससे अटैच होना चाहिए, अपने बगल में उसके पास अनसैचुरेशन होना चाहिए. बस इतनी सी बात क्लियर हो गई. तो मैं देखूंगा, चेक करूंगा क्या यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है. यस है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है भाई. क्या यहाँ पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है? हाँ है, बट यहाँ पे दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है बेटा. क्यों दो है? देखो ये तो मेरा मेन रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है जैसे यहाँ पे था, बट इसके साथ एक ही अल्फ़ा कार्बन अटैच था. तो अल्फ़ा कार्बन से 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच थे. बट ये वाले से बेटा, ये वाले से अब मेरे पास दो CH3 अटैच है, मतलब 2 अल्फ़ा कार्बन अटैच है. तो जिसमें जितने हाइड्रोजन होंगे उसके बेस पे करेंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन. यहाँ पे नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो नंबर ऑफ़ हाइपर HS मैंने लिखा था, मैंने HS क्या बोला था? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने होंगे? 3 अल्फ़ा प्लस 1. 3 अल्फ़ा प्लस 1 कितने हो गए? 3 अल्फ़ा प्लस 1 का मतलब 4. और यहाँ पे कितने होंगे HS वाले? 6 प्लस 1 कितना? 7. तो ज़्यादा स्टेबल कौन है बेटा? 7 वाला. हो गया क्लियर. अच्छा लगा, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, आपके चेहरे की खुशी बता रही है मुझे. ओके, नेक्स्ट फिर से दूसरा एग्जाम्पल देखो. अभी मेरे पास ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये देखो ज़रा, ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन है. इस बंदे के पास क्या है? CH3. ये अल्काइल बेंजीन है. ये देखो अल्काइल ग्रुप अटैच है ना इसमें. यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या? CH3. क्या हम एक्सप्लेन कर पाएंगे स्टेबिलिटी? हाँ, कैसे कर पाएंगे बेटा? अब देखो ज़रा, अगेन what we have to do, we have to count alpha. So this is the benzene ring and this benzene ring having C. This is alpha, this is alpha, this is beta. No, this is not alpha. अल्फ़ा नहीं है. अगर मैं ऐसे कार्बन अटैच करते चला जाऊँ, CH3 CH2 CH2 और फिर OH बेटा, तो ये क्या है? अल्फ़ा. ये क्या है? बीटा. ये क्या है? गामा. सो दिस occurs in this way. ओके, सो यहाँ पे देखो, ये तो ये बीटा है, इसे तो अपने कुछ लेना देना है नहीं. ठीक है, इससे अपने कुछ नहीं लेना देना. तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया तो आप लोगों को. तो ये देखो, अब ये तो इसका आंसर मुझे लगता है आपको दिख रहा है. आंसर कितना होगा? यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3. बट यहाँ पे कितना है बेटा? 2. सो HS कितने बनेंगे? HS हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 4. यहाँ पे कितने बनेंगे? 3. विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन, दिस वन. ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स. तो कार्बोकैटायन के बाद पढ़ लेते हैं. पहले अल्कीन का मैं पढ़ रहा हूँ, ये अल्काइल बेंजीन का. अल्काइल बेंजीन का मैंने ये अभी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको. इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया? अल्कीन. ये क्या है? अल्काइल बेंजीन. तो यहाँ पे भी मतलब आप हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके आराम से स्टेबिलिटी बता सकते हो. यू गाइज आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम? यू कैन गिव मी एनी क्वेश्चन, गिव मी एनी क्वेश्चन, आई विल सॉल्व यू फॉर यू, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू गाइज. But I think you guys are clear with what? Hyper conjugation. डेफिनेशन रटना एक बात है, डेफिनेशन आपको याद हो गई, नहीं भूल भी गए तो भी कोई बात नहीं. बट हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन वो है सर जिसमें सिग्मा जो बॉन्ड है CH का, जो किसी अल्काइल ग्रुप में है, किसी
या उसका उल्टा बोल दो, सर किसी अल्काइल ग्रुप में अगर CH प्रेजेंट है तो उस CH में सिग्मा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड अपने अनसैचुरेटेड सिस्टम की वजह से क्या होता है, डीलोकलाइज होता है सर, इसी वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। या किसी और वर्ड में जैसे भी आपको समझाओ कि सर सिग्मा बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन होता है किसी अल्काइल ग्रुप में किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, दैट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। सो आपने अल्कीन में शो कर दिया, आपने किस में शो कर दिया, आपने अल्काइल बेंजीन में, यहाँ पे आपने अल्काइल बेंजीन में भी शो कर दिया। अब हम किस में शो करेंगे, कार्बोकैटायन में। आपको भैया ने जो नोट्स भेजा उसमें उन्होंने ऐसे ही आपको बहुत सारे दिए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन अभी कार्बोकैटायन क्या है बेटा, कार्बोकैटायन का मतलब ये देखो, कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या आ गया, प्लस, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो कोई आपके पास कंपाउंड है, इफ इन दैट कंपाउंड अ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, देन दैट इज नोन एज कार्बोकैटायन। सो अगर आपके पास ये कार्बोकैटायन है, देखो जरा, CH3 CH2 प्लस, दिस इज व्हाट, दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, ethyl carbocation. So you guys are clear with carbocation. What is carbocation? In a compound, if a carbon having what, positive charge, then that is known as carbocation. For example, ethyl carbocation, for example, propyl carbocation, and so on. Okay, next. So now we are going to understand what, stability of carbocation. Stability of कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है इसलिए बार बार मुझे कट करना पड़ता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यू हैव CH3 CH2 प्लस, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, CH3 CH2 को ऐसे एक्सपांड करके CH और यहाँ पे क्या बेटा, CH2 प्लस। तो आप देखो जरा, यहाँ पे एक ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है, ये है आपका अल्फा कार्बन, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले से अटैच है। तो ये जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पे, वहीं से तो नंबरिंग आप स्टार्ट करते हो, वही तो मेन होता है, वही तो रेफरेंस पॉइंट होगा। अब इस प्लस वाले से ये अटैच है कार्बन फर्स्ट, तो दिस इज नोन एज व्हाट, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से अटैच कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन, यस। तो अब क्या होगा बेटा, अब ये जो आपका अल्फा आपका कार्बन है, उसके अटैच जो हाइड्रोजन है, अब वो इस साइड में मूव करेगा, इस साइड में क्या करेगा, मूव करेगा। और जब ये मूव करेगा तो आपको क्या मिलेगा, रेजोनेंस। ये देखो बेटा, ये रेजोनेंस दिख रहा है आपको, यस, ये दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड क्या, CH2। क्यों मूव करेगा, आपको रीज़न पता है क्यों मूव करेगा, प्लस चार्ज। भी वो बोल रहा है कि आई हैव प्लस चार्ज, आई हैव नो इलेक्ट्रॉन, माई वन ऑफ द ऑर्बिटल इज एम्प्टी, वन ऑफ माई ऑर्बिटल इज एम्प्टी। मेरे पास 4 ऑर्बिटल, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल, 4 में से 3 बॉन्डिंग में, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो एक उस बंदे का ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। उसने बोला एम्प्टी है और तू उधर दूर बैठा है, तो चलो फिर घूम लेते हैं हम लोग। तो सिग्मा बॉन्ड बोला, यार बहुत दिनों से मैं घूमा नहीं हूँ, चलो तुम्हारे पास खाली ऑर्बिटल है तो मैं घूम लेता हूँ। तो वो घूमने निकल पड़ा, जगह है तो घूम लिया आपने। तो फिर हाँ, अब आपने यहाँ पे इसके साथ शो कर दिया है। अब यही प्रोसेस आप इसके साथ भी शो कर सकते हो और इसके साथ भी शो कर सकते हो। तो आप शो करोगे, तो अगर आपने इस वाले कार्बन के साथ इसके साथ शो किया तो क्या मिलेगा बेटा आपको, C, फिर यहाँ पे H+। अब ये एक बार में एक ही ब्रेक होगा, अब 2 हाइड्रोजन ब्रेक नहीं करेंगे। पहली बार आपने इसको ब्रेक किया तो ये मिल गया, अब आपने इसको ब्रेक किया है तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ध्यान देना, अब एक बार में एक ही ब्रेक करेंगे। हाँ, ये मैं H बना रहा हूँ, गड़बड़ हो गया है, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, वो नेगेटिव चार्ज नहीं है भाई, डबल बॉन्ड।
अब ये फिर से स्क्रीन छोटी होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर देखो आप, फिर से यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस। कौन सा हाइड्रोजन दिया मैंने, हम ये। और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या, CH2। ध्यान देना आप, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कन्फ्यूजिंग हो गया। ठीक है, तो एक बार ये समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन घुमा रहा हूँ। मैं फिर से घुमा देता हूँ, एक बार फिर से घुमा देता हूँ। फिर से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यू हैव CH H H single bond CH2. So this is the functional group. Yeah, this is reference point because it has charge. So this is alpha. Alpha having 3 hydrogen. So any one hydrogen is going to delocalize. Why going to delocalize? Because there is a positive charge. तो delocalization possible है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं हो, delocalize हो सकता है। कौन delocalize हो रहा है, बट कौन delocalize हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपको प्लस। और फिर यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, अब ये जो डबल बॉन्ड था मतलब अनसैचुरेशन था तो पॉसिबल है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे कंडीशन होंगे तो ये डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होगा। पूरा सैचुरेटेड है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो क्यों जाएगा, वो तो पहले से स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बट यहाँ पे प्लस है, अगर वो मूव करेगा, पॉसिबिलिटी है भाई मूवमेंट की, तो वो मूव करेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन आपको देखना कहाँ पे, क्यों इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है क्या, तो मूव कराओ। जितना ज़्यादा वो मूव करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा, लुईस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसको बोलते हो आप, तो उतना ज़्यादा आपका कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। उतना ज़्यादा आपका अल्कीन क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट बना सकते हो क्या, यस देखो ज़रा, यहाँ पे आप अब आप इसको ले लो, तो यहाँ पे प्लस हो गया, फिर ये ऐसे अटैच होगा, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। फिर एक आप और बना सकते हो क्या, देखो ज़रा, आपने ये बना लिया था, ये भी बना लिया था, अब इसके साथ थर्ड वाले के साथ कर दिया आपने डबल बॉन्ड और क्या, CH2। सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 जो उसका खुद का था पहले से। दिस इज 2, 3 एंड 4 टोटल 4 बने, एक उसका खुद का पहले से और 3 बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें +1 कर दो, तो क्या बन जाएगा, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। सो इन दिस केस वी हैव 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड क्या स्ट्रक्चर, HS से मैं डिनोट करता हूँ उसको, 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। क्लियर, पक्का, ओके। नेक्स्ट we can also explain the bond length. You know about bond length? Yes, you know about the bond length. So due to this hyperconjugation there is a decrease in the CC bond length. CC bond length क्यों बेटा, देखो जरा फिर से, bond length, बॉन्ड लेंथ। सो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, बॉन्ड लेंथ। सो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन द CC बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी शॉर्ट और डिक्रीज। कैसे, देखो जरा, यू हैव दिस स्ट्रक्चर CH 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 C डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल और अगर डबल बॉन्ड है तो फिर क्या होगा बेटा, ये जो CC बॉन्ड लेंथ है ये क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये जो सिंगल बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 है, आपको सर ने बताया है बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ 1.54 है। बट जब ये रेजोनेंस में जाएगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा भाई, यहाँ पे CH और यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो गया ना, और ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया बेटा, C पहले से C है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये डबल बॉन्ड आगे चला आया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आगे मूव कर गया,
ये देखो ये डबल बॉन्ड आगे चला गया और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब जहाँ पे सिंगल था वहाँ पे डबल हो गया और जहाँ पे डबल था वहाँ पे सिंगल हो गया। तो फिर ये क्या रेजोनेंस चल रहा है ना, तो रेजोनेंस में क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कर, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल, जो सिंगल था वो डबल, उसकी वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना एक्सपेक्टेशन होगा उससे कम हो जाएगा। तो जो सी सी बॉन्ड लेंथ है, मैं इसकी बातें कर रहा हूँ, ये सी सी बॉन्ड लेंथ इसका, अब ये क्या हो जाएगा, एज द बॉन्ड, आपको पता है ना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पहले कितनी थी 1.54, अभी कितनी हो जाएगी बेटा ये, अब हो जाएगी 1.46, 1.46। ओके, अंडरस्टूड। So this is all about hyperconjugation. Hyperconjugation. So एक शॉर्टकट में मैं फिर से इसको लास्ट में रिवाइज कर देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, और भी कोई अगर आपको डाउट होगा तो इसमें आप पूछ सकते हो। फिर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एक बार फिर से करता हूँ, ठीक है। देखो जरा आप, कार्बोकैटायन, सो कार्बोकैटायन क्या होता है, जिसमें कार्बन के पास, अ मॉलिक्यूल इन विच कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। सो इफ़ यू हैव दिस स्ट्रक्चर, देखो CH3 एंड प्लस, ध्यान देना भाई, एंड CH3 एंड H प्लस, एंड CH3H एंड प्लस, ठीक है। अब आपके पास 3 मैंने लिखे हैं स्ट्रक्चर, ये A हो गया, ये B हो गया और ये हो गया C। अब जरा आप ध्यान देना, ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये क्या होगा, ये मेन आपका है कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है तो ये भी अल्फ़ा है, इसी से डायरेक्टली ये भी अटैच है तो ये भी अल्फ़ा है, और ये अटैच है तो ये भी अल्फ़ा है। तो कितने अल्फ़ा कार्बन है, कितने अल्फ़ा कार्बन है, 3। कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 अल्फ़ा कार्बन, ईच अल्फ़ा कार्बन हैविंग 3 हाइड्रोजन। सो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर कितने बनाएगा ये, 10। अब यहाँ पे भी काउंट कर लो, ये मेन है आपका, यहाँ पे ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन अटैच है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो अल्फ़ा है। ध्यान देना, जो मेन रेफरेंस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, ये क्लियर कट समझ लो। मेन ग्रुप से या फंक्शनल ग्रुप से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये मेन ग्रुप से, ये आपका मेन ग्रुप है, इससे जो पहला कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, उसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा कार्बन है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि देखो ना CH3 2 बार है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। कितने स्ट्रक्चर होंगे, 7। और इस बंदे के पास ये मेन मेरा ग्रुप है, ये अल्फ़ा है, ये दोनों तो है नहीं, ये दोनों तो अल्फ़ा है नहीं, तो फिर कितने हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कितने स्ट्रक्चर होंगे, 4। यहाँ पे कितना था, 10, यहाँ पे कितना है, 7, यहाँ पे कितना आया, 4। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 10 वाला, फिर उसके बाद 10 वाला, फिर कौन सा, 7 वाला, और फिर 4 वाला, ठीक है। फिर से ओके, अगेन 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 degree कार्बोकैटायन is more stable than 1 degree कार्बोकैटायन is more stable than CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकैटायन। दिस इज मिथाइल, और इस मिथाइल में कार्बन के पास प्लस है, सो दिस इज नोन एज मिथाइल कार्बोकैटायन। अब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है बेटा, 1 डिग्री कार्बन याद है आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखो जरा आप, यू हैव दिस CH3 CH2, इस बंदे के पास प्लस है, तो इस ये प्लस है, तो दिस इज नोन एज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस कार्बन के पास प्लस है वो कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से अटैच है। जिस कार्बन के पास प्लस है वो कितने कार्बन से अटैच है, केवल एक ही कार्बन से अटैच है, एक ही मिथाइल ग्रुप से अटैच है। दिस इज नोन एज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन याद आया,
एक कार्बन है जिसके पास प्लस है और वो प्लस वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, केवल एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। याद करना डिग्री व कार्बोकैटायन का। फिर देखो दूसरा, देखो यू हैव दिस CH3 CH3 plus. So this carbon which has positive charge is a 2 degree carbocation. Why it is a 2 degree carbocation? Please tell me why it is 2 degree carbocation? Because बेटा ये कितने कार्बन से अटैच डायरेक्टली, 2 कार्बन से अटैच। सो जिस कार्बन के पास प्लस है वो कार्बोकैटायन है, बट कितने डिग्री का है, वो 2 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली 2 मिथाइल से अटैच है डायरेक्टली। तीसरा, you have this प्लस, ये कार्बोकैटायन है, ये कितने कार्बन से अटैच है, 3 डायरेक्टली, तो कितने डिग्री का हो गया, 3 कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सो व्हेन अ कार्बन which has positive charge then it is known as carbocation, but this carbocation is bonded to 3 methyl group directly, so it is a 3 degree carbocation। एंड तो इसके पहले मैंने क्या लिखा था, आपको कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 degree than 1 degree than methyl carbocation। Why? Now you guys are clear with why it is why? Because देखो जरा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 thrice C प्लस, उसी को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ध्यान देना इसको, मैंने बताया आपको। मोर स्टेबल देन वॉट, CH3 क्या, ट्वाइस CH प्लस मोर स्टेबल देन, ये कितना है, ये 3 है, ये कितना है, 2 है। अब 1 डिग्री का मैंने बना दिया, देखो ये CH3 CH2 प्लस, तो ये हो गया 1 डिग्री आपका, समझ में आया? सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री। क्यों बेटा? क्योंकि आप स्ट्रक्चर देखना, इस 3 डिग्री में ये जो कार्बन के पास प्लस है वो कितने मिथाइल से अटैच है, 3 से, और एक मिथाइल के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, और ये सभी हाइड्रोजन कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। बट यहाँ पे है क्या, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, लड्डू है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई डायरेक्टली कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, वो मिथाइल कार्बोकैटायन है। सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। ट्राई करना आप घर पे, इसको ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार फिर से पूछ लेना मुझे, ठीक है? ओके ओके बेटा। सो नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं इसमें, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा, यू हैव अ कंपाउंड AB, इस AB में A और B बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और आपने इस पे UV लाइट डाल दिया। आपने कौन सी लाइट इस पे गिरा दी, फोकस मार दिया आपने, UV लाइट। सो ड्यू टू UV लाइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक होमोलिटिकली, बॉन्ड फिजन। बॉन्ड जो है वो 2 तरह से ब्रेक हो सकता है, एक होमोलिटिकल और एक हेटेरोलिटिकल, ठीक है? पहले आप इसको समझ लो, मैं फिर उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपके पास एक AB मॉलिक्यूल है जिसको आपने UV लाइट के प्रेजेंस में आपने उस पर उसका रिएक्शन कराया है। सो क्या होता है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू B and 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू A, electron goes to A. So we get A dot plus B dot। ये डॉट डॉट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखो मैंने ऐसे शो किया, ये देखो आप, ये क्यों, ये हाफ हेडेड एरो है, हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो, कहाँ लिखूँ मैं, हाफ हेडेड एरो, 3 जगह लिखना पड़ा मुझे,
ये हाफ हेडेड एरो है। हाफ हेडेड एरो का मतलब जब मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जो अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो मुझे इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ठीक है, फिर से देखो आप, you are going to break the bond which is known as bond fission। बॉन्ड फिजन, ये इसका मैं आपको मटेरियल भेज दूंगा। बॉन्ड फिजन कितने टाइप में हो सकता है? बॉन्ड को आप कितने तरह से ब्रेक कर सकते हो? 2 तरह से, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक नाम से क्लियर है कि बराबर बराबर मिलेगा, और हेटेरो का मतलब बराबर ब्रेक नहीं होगा। होमोलिटिक मीन्स सिमेट्रिकली ब्रेकिंग, सिमेट्रिकल, लिटिक का मतलब ब्रेकिंग, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा, और हेटेरो का मतलब अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। हाउ सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड होमोलिटिक फिजन या ब्रेकिंग। होमोलिटिक फिजन, again same example, you have AB in presence of UV light, one in AB, in between AB there is a presence of 2 electron, बस A और B के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, but in due to presence of UV this bond is going to break homolytically, in which B gets 1 electron and B gets 1 electron and A gets another electron। AB के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब होमोलिटिक ब्रेकिंग होगा UV के प्रेजेंस में, तो एक इलेक्ट्रॉन B के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन A के पास जाएगा। देन वी गेट A डॉट एंड B डॉट, एंड दीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। These are known as free radicals। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज हेटेरोलिटिक fission means breaking। let we have AB again, but in presence of other than UV, कोई और किसी और वजह से both electron are going to shift either of the atom। means या तो दोनों इलेक्ट्रॉन B के पास चले जाएंगे, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन A के पास चले जाएंगे। तो अगर B के पास आएंगे, अगर B का पावर था तो कौन सा पावर? इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन ऐसे ब्रेक होगा, B के पास इलेक्ट्रॉन गया तो B माइनस A प्लस, और अगर उसका उल्टा हो गया तो A माइनस और क्या? B प्लस। ऐसे भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी साइड जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, then both electron will shift towards B, and B will get minus charge and A will get plus charge, or opposite may be also possible। so now I am going to move with this one। so A having plus charge, so this is known as cation, you know that, cation, and this is known as anion। cation and anion। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। यू हैव NaCl। तो जब आप NaCl को ब्रेक करते, याद है ना आपको क्या मिलता है? Na प्लस एन प्लस क्या? Cl माइनस। सो दिस Na प्लस इज नोन एज cation एंड दिस इज नोन एज अनायन। ये आपको पता है। बट अगर वो कार्बन के साथ होगा तो, अगर आपके पास कार्बन है, फॉर एग्जांपल यू हैव CH3, CH2 and this Cl, if this bond because of any reason is going to break, since we know that chlorine is more electronegative than this carbon, so both electron
are going to shift towards chlorine. So we get CH3, CH2 plus Cl. So Cl minus and this carbon having plus. So this is known as what? Carbon having plus. So this is carbocation. But कितने कार्बन का ये कार्बोकेटायन है? 2 कार्बन का. So this becomes what? Ethyl carbocation. Ethyl carbocation. Ethyl carbocation. And this is anion, chloride ion या chloride anion. सो यहाँ से मिलता है आपको कार्बोकेटायन, जो आपने बोला 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो वो मिल सकता है अलग अलग प्रोसेस से. सो नाउ यू गाइस आर क्लियर. कितने डिग्री का? इथाइल कार्बोकेटायन इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन. व्हाई इट इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन? टेल मी व्हाई इट इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन? बिकॉज this carbon which has positive charge is bonded to only one carbon, so it is 1 degree carbon. बट इसके पास चार्ज है. कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज नोन एज 1 डिग्री कार्बोकेटायन. पूरा नाम क्या होगा? कितने कार्बन है इस कार्बोकेटायन में? 2 कार्बन है, तो 8th. एक हाइड्रोजन हट गया है, तो क्या मिल गया? YL, इथाइल. कार्बन के पास प्लस है, तो इथाइल कार्बोकेटायन. ऐसे ही मिथाइल कार्बोकेटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन. सो इफ अ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज देन दैट इज कार्बोकेटायन. अब वो नाम क्या होगा उस पर? दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन और चेन पे डिपेंड करता है. जो आपने पढ़ा टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, वो सब आप एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है, ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू, आई एम गोइंग टू से थैंक्स टू यू गाइज, बिकॉज ये बहुत ही लंबा वीडियो हो गया और इतनी देर तक वॉच करने के लिए थैंक्स. एंड रिवाइज कॉन्सेप्ट. these concepts are going to be confusing sometimes, but when you will go with examples, go with problems, then they will be easy. अगर आप केवल डेफिनेशन रटोगे फिर उसको लिखना चाहोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फिर परेशान होने वाले हो. आपको डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए, वो आ भी जाएगी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसको रट के लिखना चाहोगे फिर कहीं पे आप अप्लाई करना चाहोगे, पॉसिबल नहीं है. तो इन सभी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा, आप याद कर लोगे, बट अगर आपको इनको अप्लाई एक्चुअल में सीखना है, लिखना है, तो फिर आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को क्या करना है? एप्लीकेशन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझना है. ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया आपको, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लास्ट लेक्चर वाला, और दिस हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत ही ईजी हो गया. मैंने 4 ही बातें की हैं: हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस. और उसमें भी मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की हैं. अगर आप और सारे वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत सारा वो डीप में ले जाएंगे. बट वी आर नॉट एट दैट लेवल. बट आपको पहुंचा दूंगा उस लेवल पे. बट मैं पहले चाहता हूं कि आपको ये पता हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कार्बोकेटायन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस क्या है. तो आप इस पहले छोटी छोटी बातों को समझ लो, एक बार क्लियर कट हो जाओ दिमाग में, बेसिक आइडिया हो गया. जब आप इस पर सॉल्व करोगे, द मोर यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, द मोर यू आर गोइंग टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके, आप किसी का भी वीडियो देख लेना, किसी से भी पढ़ लेना, बट प्रॉब्लम आपको आने ही वाली है until and unless you are not going to solve the questions, the problems, and we will solve problems and questions related to these concepts one by one. Okay, again I'm going to say thanks to all of you for attending this lecture.